यूनिट जो आपकी है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करेंगे और शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। H2 आपको दिया हुआ है, CO2 और CH4, इनके मोलर मास आपको कैलकुलेट करने हैं। तो बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं। H2O को आप देखेंगे 1 × 2 + 16 आप लिख देंगे, आपका 18 यूनिट आपका मॉलिक्यूलर वेट आया और इसी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। फाइन, तो ये आपका मोलर मास हो गया। फाइन, इसी तरह से आप सेकंड देखेंगे CO2, तो आप कहेंगे 1 × 12 + 2 × 16, ये आपका 44 ग्राम आ जाएगा। और कौन सा है CH4 आप देखेंगे तो 1 × 12 + 4 × 1 दैट इज 16 ग्राम आ जाएगा। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आपको एटॉमिक वेट दिया होता है और वो C का 12 ना देके सपोज आपको 12.011 U लिखा हुआ है, तो फिर आपको इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर वेट जो आप निकालेंगे उसको आप मोलर मास में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम लिख दीजिएगा उसकी जगह। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो Na2SO4 में आपको मास परसेंटेज बताना है, तो सबसे पहले हम एटॉमिक वेट लिख लेते हैं। Na का 23 यूनिट आ गया आपका, सल्फर का अगर आपको याद हो 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 हो जाता है। राइट, अब अगर आप एटॉमिक वेट को यूज करके मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो Na2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आपका 142 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? बस अब आपको परसेंटेज Na कैलकुलेट करना है, तो आप कह सकते हैं 23 नहीं 2 × 23 डिवाइडेड बाय 142 × 100, ये आपका परसेंटेज होगा। क्यों? बिकॉज Na2 है तो डबल 23 का अवेलेबल है, तो 46/142 × 100 ये आपने कैलकुलेट किया होगा, तो आपका 32.4% आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 46/142। हाँ ठीक। और इसी तरह से परसेंटेज सल्फर अगर आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32 अवेलेबल है 142 पे, तो 100 पे अवेलेबल होगा। ओके 14 2s ये 22.5% के आसपास आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे परसेंटेज ऑक्सीजन, तो ये आप दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस भी कर सकते हैं, बट सीधे फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 64/142 × 100 ये आपका 45.1% आ जाएगा। जब भी आप देखें तो एक बार ये जरूर चेक कर लिया कीजिए कि भाई तीनों का सम मिला के जो है कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। या एक मेथड क्या है, थर्ड वाले को आप कैलकुलेट कर लीजिए 100 में से माइनस करके। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। ओके, तो अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, हम 100 ग्राम सैंपल एज्यूम करते थे। इस 100 ग्राम सैंपल में हमारे पास 69.9 ग्राम आयरन अवेलेबल है और रेस्ट जो है 30.1 ग्राम, परसेंटेज है ग्राम में कर लिया, 100 ग्राम ले लिया, तो ये आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है, ओके। अब जब आप इसको देखें तो यहां पे आप मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो मोल्स ऑफ Fe, हाँ बिल्कुल टेबल बना के मैंने आपको कराया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो मोल्स ऑफ Fe कितना आ जाएगा, 69.9 डिवाइडेड बाय 56, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1.25 अप्रोक्सीमेटली आ जाना चाहिए। 30.1 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन अगर आप लेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 1.88। ठीक है, अब बेटा हमने आपसे कहा था कि इनको सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर लेंगे, तो इसका हम रेशियो ले लेंगे 1, और ये आपका आ जाएगा 1.88/1.25, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1.5 आ गया। ठीक, तो जो आप लिखेंगे वो आप इसको Fe1O1.5, बट इस वे में लिखा नहीं जाता है, क्योंकि आप जब कोई एटम लेंगे तो फुल एटम लेंगे, तो आपका जो इंपीरिकल फॉर्मूला आएगा उसके लिए आप इसको इंटीजर बनाएंगे। और इंटीजर कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका आ जाएगा Fe2O3। आप चाहें तो इसे यहां मत लिखिए, आप इसे यहीं पे लिख दीजिए 1:1.5
इज इक्वलेंट टू 2:3 और ये आपका रेशियो है Fe और O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अब देखिएगा यहां पर आपकी जो इक्वेशन है वो C+O2 गिव्स यू CO2 है। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहले केस में आपसे कहा गया केस 1 की जब आप बात करेंगे बर्न्ड इन एयर, दैट मींस ऑक्सीजन जो है आपके पास वो सफिशिएंट है, ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में है, ठीक। तो लिमिटिंग कौन हो गया? लिमिटिंग कार्बन हो गया, लिमिटिंग कार्बन हो गया। इसका मतलब जो CO2 प्रोड्यूस होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी या किसके हिसाब से प्रोड्यूस होगी? कार्बन के हिसाब से। कार्बन कितना दिया हुआ है पहले पार्ट में? 1 मोल। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है वो बैलेंस्ड इक्वेशन का देना है। इक्वेशन बैलेंस्ड है तो आपने कहा 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 बन रही है। 1 मोल CO2 का मतलब क्या हो गया बेटा? 1 मोल CO2 इज इक्विवेलेंट टू 44 ग्राम CO2। तो आप 1 मोल CO2 भी लिख सकते हैं आंसर, या आप 44 ग्राम CO2 भी लिख सकते हैं। क्लियर? सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट। अब इसमें उन्होंने कहा कि इक्वेशन तो सेम रही, इन्होंने कहा आपके पास 1 मोल कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। ओके, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाली ऑक्सीजन का या डाइऑक्सीजन का है तो ओ ही ना। क्लियर? अब यहां पे आप देखेंगे तो मोल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हाफ मोल आ गया बेटा। हाफ मोल कैसे आया? 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम, O2 है ना, तो हाफ मोल आ गया। ओके, कोफिशिएंट जो है वो 1 है दोनों के। लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे तो 1/1 और 1/2/1, ठीक है। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। इसका मतलब अब जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी थी आपके पास? हाफ मोल। किसके साथ रिएक्ट की होगी? हाफ मोल कार्बन के साथ। आपके पास हाफ मोल रिमेनिंग हो जाएगा, हाफ मोल कार्बन रिमेनिंग होगा बेटा। जो रिएक्ट करेगा वो हाफ मोल ही है और प्रोड्यूस कितना करेगा? ओके, ये CO2 है बेटा, हाफ मोल CO2 प्रोड्यूस कर देगा, हाफ मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आई? अरे ऑक्सीजन था ही हाफ मोल, तो हाफ मोल ऑक्सीजन कितना हो गया? 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2। ये बात समझ में आई? हाफ मोल इज हाफ इंटू 44 ग्राम। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। अब उन्होंने कहा भाई आपके पास इक्वेशन तो सेम ही है, हाँ आपके पास 2 मोल कार्बन है, 2 मोल कार्बन है, ठीक, और ऑक्सीजन अभी भी 16 ग्राम है। तो जब आप इस ऑक्सीजन को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो हाफ मोल आएगा। फाइन, लिमिटिंग कौन हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट अभी भी ऑक्सीजन ही रहेगा। दैट मींस अब आपके पास ये तो फाइनली 0 हो जाएगा। ओके, मैं इस वे में दिखा देता हूं आपको। फाइनली ऑक्सीजन आपका पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, 1.4 मोल कार्बन बचेंगे आपके पास, ठीक है, और 0.5 मोल CO2 आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। 0.5 मोल CO2 या हाफ मोल CO2 जो भी आप कहें, ये किसके बराबर होगी? 22 ग्राम CO2 के। क्लियर है? देखिए दोनों में डिफरेंस क्या था? एक बार आपके पास 1.45 मोल कार्बन बचा यानी 18 ग्राम है, और पिछले वाले केस में कितना बचा था? हाफ मोल, यानी यहां पे 6 ग्राम बचा। 6 ग्राम कार्बन यहां बचा और 18 ग्राम यहां पे बचा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ओके, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज दिस मच। फाइन, तो आपको गिवन क्या है? सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो आपसे कहा गया 0.375 मोलर। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था भाई 0.375 मोल्स। ओके, कौन? CH3COONA, ये किसमें है? 1 लीटर में, या आप कह सकते हैं 1000 ml में। बात समझ में आई? 0.375 मोल पर लीटर, यही तो था हमारा मोलैरिटी, ठीक। ओके, अब आपके पास कितना है? आपके पास है 500 ml। दैट मींस इन 500 ml
0.375 बाय 2 मोल्स अवेलेबल होंगे। क्लियर? और इसका मास निकालना आपको, तो कन्वर्ट कर देते हैं 0.375 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अब यहां पे देखिए आपको मोलर मास दिया हुआ है, तो 82.0245, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 15 समथिंग आना चाहिए, 235, ओके 15.38 ग्राम। Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per ml and the mass percentage of nitric acid is 69%. Okay. तो 69% आपको क्या दिया हुआ है? मास परसेंट। दैट मीन्स अगर आपने लिया 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम का आपने सैंपल ले लिया, तो 100 ग्राम सैंपल में आपके पास 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। अब आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था, ठीक है। तो मैं यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम, सैंपल कह लीजिए या सॉल्यूशन कह लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है ना। हाँ, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 1.41। अब जरा सी यहां यूनिट ध्यान रखिएगा, ये हमने ग्राम लिया था और ये हमारी यूनिट है ग्राम पर एमएल। तो ये आपका, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इसे सीधे 100 बाय 1.41 ml लिख दे रहा हूं। अब जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं मोल्स ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड के मोल्स कितने आ गए। हमारे पास मास है, तो ये मेरा आ गया 69 डिवाइडेड बाय H1N14O3 48, ओके ये 63 आ जाएगा, तो 69 अपॉन 63। अभी मत कीजिए इसको, यस ये आपका जाएगा ग्राम पर मोल, कट करने की जरूरत नहीं है, बाद में फाइनल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया भाई कंसेंट्रेशन ऑफ HNO3, कंसेंट्रेशन ऑफ HNO3 की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर, इसी में पूछा है उसने, ठीक है। मोल्स पर लीटर पूछा है, तो यहाँ पे आप कर देंगे 69 बाय 63 और वॉल्यूम आपका था 100 इंटू 1.41 इंटू 1000 करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे मेरे पास ये ml में था बेटा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 15.44 मोल पर लीटर ये आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ओके। तो अब अगर आप देखें यहां पे आपके पास CuSO4 है, ठीक है। Cu is 63.5, इसका एटॉमिक वेट आप देखेंगे। सल्फर आपको पता है 32 और ऑक्सीजन आपको पता है 16 इंटू 4, ये आपका 64 हो जाएगा। वैसे भी SO4 का याद रखिए कि 96 होता है, ठीक। तो ये टोटल आप देखेंगे तो ये आपका 159.5 यूनिट आ रहा है। बिल्कुल, जिन्होंने कर रखा है वो चेक कर सकते हैं। अब आपसे कहा गया कि भाई 159.5 यूनिट से अगर आप कॉपर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा? 63.5 यूनिट। फाइन, तो भाई आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। 100 यूनिट से कितना मिल जाएगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 इंटू 100, ओके 39.8 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। Next question है, determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1। ये क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर बिल्कुल उसी मेथड से हम 100 ग्राम सैंपल लेंगे। इसमें हम कहेंगे हमारे पास जो Fe है वो 69.9 ग्राम हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो 30.1 ग्राम हो जाएगा। क्लियर? आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो 69.9 डिवाइडेड बाय 56 और यहाँ पे 30.1 डिवाइडेड बाय 16 ऐसे आया था। ओके, ये हमारा रेशियो आ गया था 1:1.5 का। क्लियर? बीच में 1.25:1.88 आएगा, आप इसको रेशियो को 2:3 कर लेंगे। क्लियर? और आपका इंपेरिकल फॉर्मूला जो बनेगा, ध्यान रखिएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? Fe2O3। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका हमेशा होता है Fe2O3 टाइम्स N, where N is integer।
अब बेटा इसमें आपको ये n निकालने के लिए कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ है। जनरली क्या होगा, वो आपको मॉलिक्यूलर वेट देगा। सपोज उसने आपको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, हाँ आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया, आपने मॉलिक्यूलर वेट इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n करके वेट कैलकुलेट किया और n की वैल्यू 1 आ गई, तो आपका आंसर Fe2O3 हो जाएगा। बट यहां पर कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए आपका आंसर बेस्ट सुटेबल क्या रहेगा, Fe2O3n, वेयर n इज इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लोरीन के दो आइसोटोप दिए हुए हैं, उनकी नेचुरल एबंडेंस परसेंटेज में दी गई है और आपसे पूछा है कि भाई एवरेज मास कैलकुलेट कर लीजिए। फाइन, तो अगर आपको याद हो, हमने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया था और हमने आपसे कहा था ए एवरेज इज इक्वल टू x1a1 प्लस x2a2 अपॉन x1 प्लस x2। फाइन, x1 x2 क्या है, परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस जो कहा है इन्होंने वो चीज है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 75.77, फर्स्ट वाले को देखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 34.9689 प्लस 24.23 into 36.9659 divided by 75.77 प्लस 24.23, ये तो मिलके 100 हो जाएगा बेटा। ठीक है, आप चाहें तो पूरा शो मैंने आपको कर दिया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट आप उसे डायरेक्टली 100 भी लिख सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 35.4528 ग्राम आ जाएगा। कैलकुलेशन बढ़िया है, करनी तो पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो अगर आप यहां पे देखें बेटा C2H6, ये आपका इथेन है, इसमें अगर आप कार्बन की बात करें, ठीक है, मैं आपसे कहूं 1 मोल इथेन में कार्बन कितने हैं, 2 मोल। हाँ एटम हो गए ना, 2 मोल एटम हो गए, ठीक, तो 2 मोल कार्बन है। अब आपसे क्या कहा गया, आपके पास 3 मोल है, तो भाई 1 मोल में 2 मोल कार्बन है, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा, 6 मोल कार्बन। तो फर्स्ट वाला आंसर आपका हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इज 6 मोल। अगर नंबर पूछा होता, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछा होता तो 6 Na कर देते। ठीक है जी, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल में 6 मोल हाइड्रोजन है, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 18 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, ये देखिए लास्ट में इसने पूछ लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो भाई 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 3 Na। तो 3 Na मोल्स, 3 Na मॉलिक्यूल्स, 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, ये आपके 3 मोल्स में हो जाएंगे। आप चाहे Na तो आप वैल्यू डाल सकते हैं, 3 इंटू वो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, आप 3 Na करके लिखेंगे तो वो भी एक्सेप्टेड है, उसको माना जाता है सही। बट आप बिल्कुल इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका 1.8 इंटू 10 टू द पावर 24 आ जाएगा।